हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। Wish you all a very warm welcome to this wonderful session. All my future doctors. भाई, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर तो आप सभी बनना चाहते हैं, अनडाउटेडली। अब वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि भाई हमें नीट का एग्जाम एक बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्लियर करना होगा। नीट के एग्जाम में बहुत बेहतरीन रैंक लाने के लिए क्या करना होगा? नीट के एग्जाम में बहुत बेहतरीन रैंक लाने के लिए पहले इस नीट एग्जाम को अच्छे से समझना होगा। नीट एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस इसमें पूछा जाता है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को अगर हम ले लें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? दोनों बातें। अगर मैं कह दूं कि भाई बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो आप पूछेंगे सर क्यों? आपने बायोलॉजी को ही इंपॉर्टेंट क्यों कहा? तो मुझे सॉलिड रीजन देना पड़ेगा, एविडेंसेस देने पड़ेंगे, इस बात के प्रमाण देने पड़ेंगे कि बायोलॉजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज के इस वेबिनार में मैं आपसे यही चर्चा करने वाला हूं। बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है और अगर वाकई में ही इंपॉर्टेंट है देन व्हाट कैन वी डू? आप कहेंगे कि सर हमें वो तरीका बता दीजिए कि हम बायोलॉजी में फुल बटा फुल मार्क्स ला सके। तो बायोलॉजी कितने मार्क्स की है? बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है ना? नीट एग्जाम का पैटर्न भी समझना जरूरी है हमें। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू स्कोर 360 मार्क्स इन नीट बायोलॉजी। तो स्टेप बाय स्टेप हम आज के इस वेबिनार में वो सारी चीजें जानेंगे कि कैसे हम बायोलॉजी में फुल बटा फुल मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा, क्या कोई भी ला सकता है? बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कोई भी स्टूडेंट ला सकता है। जो मेरी कही हुई बातें दिल से, सच्चे दिल से फॉलो कर लेगा ना, वो डेफिनेटली ला सकता है। तो अब सबसे पहली बात आपको क्या करनी है? आप इस वेबिनार में इस समय लाइव जुड़े हैं मेरे साथ, तो सबसे पहले आप सभी का वंस अगेन तहे दिल से स्वागत है। आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। तो अब एक काम कर लीजिए, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, कागज पेन अपने साथ रख लीजिए। कागज और कलम, कॉपी और पेन। जो जो बातें मैं कहता जाऊं ना, उसे गुरु मंत्र मान करके आप बस अमल कर लीजिएगा उस पर। ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं रोक सकता बायोलॉजी में फुल बटा फुल मार्क्स लाने के लिए। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। तभी आप दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे। यदि आप स्वयं ही अपने ऊपर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, तो दूसरा भी आपके ऊपर वो विश्वास नहीं रख पाएगा। ठीक है? लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए, फोकस करना है एक जगह, डिटर्मिन्ड रहना है, आसपास किसी भी चीज से भटकना नहीं। तो पहला गुरु मंत्र क्या बोला मैंने? ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इस समय, अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। ठीक है जी? चलो, तो अब हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सवाल आप बीच बीच में पूछते रहिएगा, मैं नजर बनाए रखूंगा। बहुत सारे ये उठता है, व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट। फिजिक्स भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री भी पूछा जाता है इसमें, बायोलॉजी भी। तो बायो ही क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे कि डॉक्टर सचिन हमें रीजन दे दीजिए। चलिए, ये रहे रीजन आपके सामने। बायोलॉजी फॉर्म्स 50% ऑफ द सिलेबस। नीट का पूरा सिलेबस देखिए, 50% बायोलॉजी है ना? 720 नंबर का पूरा पेपर होता है जिसमें बॉटनी, जूलॉजी मिल करके 360 नंबर हैं, यानी 50% ऑफ द सिलेबस। कन्विंस्ड है? लिख लेंगे कॉपी पेन पे। नीट सिलेबस इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायो में बॉटनी और जूलॉजी। बहुत पहले अगर मैं देखूं तो बॉटनी और जूलॉजी अलग सेक्शन नहीं आते थे एआईपीएमटी एग्जाम में। धीरे धीरे एआईपीएमटी नीट में परिवर्तित हुआ। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो नीट का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें बॉटनी और जूलॉजी क्लियरली अलग लिखे होते हैं, है ना?
लिखा होता है ये बॉटनी, ये जूलॉजी। हालांकि आप एक चीज देखेंगे, ऐसा नहीं है कि जिन चैप्टर्स को आप मान रहे हैं कि ये बॉटनी के हैं, चाहे वो जेनेटिक्स के हो, तो उसके सवाल जूलॉजी में नहीं आएंगे। ओवरलैपिंग होते हैं। सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस बॉटनी में भी होंगे, जूलॉजी में भी, इकोलॉजी के, इवोल्यूशन के, आपको दोनों में मिल जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, वो हमारी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। सो बॉटनी के 45 क्वेश्चन, जूलॉजी के 45, 4 नंबर का एक सवाल है। 180 मार्क्स बॉटनी, 180 मार्क्स जूलॉजी। तो भाई हमें 180 बॉटनी में लाने और 180 ही जूलॉजी में लाने हैं। टोटल ओवरऑल कह दो जी, हमें 360 मार्क्स लेके आने हैं। तो एक बात हमने सीख ली, मैं आपको ये बताने जा रहा था, व्हाई बायोलॉजी सो इंपॉर्टेंट। पहली बात आप मानेंगे, कन्विंस हो गए, बायोलॉजी फॉर्म्स 50% ऑफ द सिलेबस। यस इट फॉर्म्स 360 मार्क्स, 720 में से बायो के हैं। दूसरी बात, व्हाई बायोलॉजी सो इंपॉर्टेंट। जब दो स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर होते हैं ना, मान लीजिए आपके भी 715 नंबर हैं, मेरे भी 715 हैं, तो हम दोनों में से टॉपर कौन होगा, ऊपर रैंक किसका आएगा, जिसके बायोलॉजी में मार्क्स ज्यादा होंगे। तो एक और इंपॉर्टेंस दे दी एग्जामिनर ने, एनटीए ने, बायोलॉजी को। 715 दो लोगों के हो जाएं, या 600 दो लोगों के हैं, या कोई भी संख्या लगा लीजिए, दो लोगों के अंक यदि बराबर होते हैं, तो जिसके बायो में मार्क्स ज्यादा होते हैं ना, उसका रैंक ऊपर है। समझे? टाई ब्रेकिंग में, इन केस ऑफ टाई ब्रेकिंग, बायोलॉजी मार्क्स आर कंसिडर्ड। तो एक और बात हमारे सामने आ गई, दैट व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट। अब तो कन्विंस्ड है, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री से आसान है, मैं इतना भी बता दूं, लेकिन इतना भी हल्के में नहीं लेना है। जिन चीजों को कई बार हम बहुत ही हल्के में लेते हैं, कई बार वो ही बहुत जरूरी हो जाती है। सो एक बार अगर हम सेक्शन वाइज देखें, बायोलॉजी का सेक्शन और क्या क्या मार्क्स का डिवीजन है। बायो को ब्रॉडली डिवाइड कर दो बेटा, बॉटनी एंड जूलॉजी में। बॉटनी में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी। पिछले कुछ सालों से ही ऐसा हुआ है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी बना दिए गए। सभी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है, बॉटनी जूलॉजी में भी है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, आपको 35 के 35, 35 के 35 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। सेक्शन बी में देयर आर 15 क्वेश्चंस, बट यू डोंट हैव टू डू ऑल द 15। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन करने, चुनाव करना है। लेकिन जो पहले 10 आपने किए होंगे ना, 1 से 15 तक क्वेश्चन है, जो पहले 10 आपने किए, चाहे वो सही करें चाहे गलत है, काउंट वही होंगे। तो 15 में से 10 करें, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 इंटू 4 40, 40 नंबर। सो यानी 140 जमा 40 बन गए 180 बॉटनी के, ऐसे ही 180 जूलॉजी के। 180 जमा 180 360। ये बातें क्यों बता रहा हूं? You have to be familiar with what you are doing. Not only familiar, things should be at your tips. कोई आपसे ये पूछे, नीट के पेपर का पैटर्न बताइए, नीट के पेपर में बॉटनी जूलॉजी का ब्रेकअप बताइए, कितने क्वेश्चन सेक्शन ए में, कितने सेक्शन बी में है, ये सिर्फ दिमाग में नहीं, ये आपकी उंगलियों पे चीजें होनी चाहिए। इतनी मजबूती से हमें हर बात को याद रखना है। अगर मैं पिछले सालों का आपके सामने एक हल्का सा एनालिसिस रखूं, नीट 2022 की अगर मैं बात करूं, एक ब्रेकअप अगर आप देखना चाहें, तो वो कुछ इस तरह से रहा। क्लास 11th क्लास 12th के चैप्टर्स को बराबर वेटेज दिया एग्जामिनर ने। लिविंग वर्ल्ड में से भी क्वेश्चन पूछा, जिन्होंने नीट 2022 एग्जाम दिया उन्होंने देखा होगा, लिविंग वर्ल्ड में से बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना था टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को। आराम से सही कर दिया बच्चों ने, इजी क्वेश्चन था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से 2, प्लांट किंगडम के 3, एनिमल किंगडम के 3, प्लांट मॉर्फोलॉजी के 3 क्वेश्चंस, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से 5 क्वेश्चंस। ये ब्रेकअप मैंने आपके सामने क्यों रखा है? बी फैमिलियर विद द पैटर्न। एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस चैप्टर को कितना वेटेज मिल रहा है, ये बड़ा जरूरी है। तो एनाटॉमी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में से, टिश्यूज में से भी पूछे गए 4 क्वेश्चन। ये सारा ब्रेकअप आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं भी करा आप जरूर कर लीजिए। इस पे ऑलरेडी हम वीडियोस ले चुके हैं, तो इस पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी। ये आपके सामने प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। फोटोसिंथेसिस में से एक सवाल आया। होता क्या है कि कई बार एग्जामिनर किसी ईयर में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसिस हो जाता है, किसी साल किसी दूसरे टॉपिक पे। हम इतने जनरलाइज्ड रूल नहीं बना सकते कि भाई जेनेटिक्स है तो 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में से एक ही क्वेश्चन पूछा। तो एग्जामिनर इतना जरूर रखते हैं कि हर टॉपिक को टच किया जाए जरूर। ऐसा ना हो कि कोई चीज पूरी ही छोड़ जाए, वरना बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसको पूरा छोड़ देंगे तो चलेगा।
अब यहां पे आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में से 6 सवाल, 16 इंटू 4 24। इमेजिन 24 नंबर कितना बड़ा अंतर ला सकते हैं आपके फ्यूचर में। So understand the importance, understand the pattern. You cannot neglect even a single chapter. कई बच्चों का होता है कि कुछ चैप्टर्स में हमारी ज्यादा रुचि हो गई है, कई चीजें हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं, है ना भाई। रिप्रोडक्शन ह्यूमंस चैप्टर हमारा बड़ा स्ट्रांग है, तो हमने इवोल्यूशन को थोड़ा सा कम एम्फेसिस दे दिया। ये नहीं करना है। एक स्ट्रेटजी जो आपने मान के चलनी है मेरी, all chapters are equally important, including the simplest of the simplest living world। हमारे YouTube चैनल पे आप देखिएगा बायोलॉजी की रणनीति के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर में से कितने मुश्किल और कितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। सो स्ट्रेटेजी की अगली बात, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट लीव इवन अ सिंगल चैप्टर। चैप्टर तो बड़ी बात होगी, एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ सकते एनसीईआरटी की। एक चीज और समझ लीजिए अपने एग्जाम के पैटर्न को, एक चीज और समझ लीजिए अपने एग्जाम के पैटर्न में, और वो ये बच्चे कि पिछले कुछ सालों से ना जो ट्रेंड है वो बदला है। थोड़ा सा एग्जामिनर का पेपर को फ्रेम करने का झुकाव बदला है। पहले सिंपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, भाई एक सवाल है और 4 आंसर है, टिक 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 मार दिए। अब एग्जामिनर ने यानी एनटीए ने बहुत दिमाग लगाया और पेपर को इस तरह से फ्रेम करा कि तरह तरह के क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग भी होने चाहिए। नीट 2022 में 6 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आए। फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। कैन यू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड? 24। इमेजिनेशन के बियॉन्ड थे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन आने लग गए। पहले असर्शन रीजन सिर्फ एम्स एग्जाम में आते थे, अब असर्शन रीजन भी आने लगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गए 20 और न्यूमेरिकल्स 3 आ गए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे 43। तो एग्जामिनर ने हर तरह के क्वेश्चन डाले। आपका ब्रेन को आपको हर तरह से कंडीशन करके रखना है। ये सारी बातें जानना इसलिए जरूरी है, जिस समंदर में तैरने जा रहे हो, जहां तुम रोशनी ढूंढ रहे हो, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी गहराई पता होनी चाहिए। एक छोटे से तालाब में तैरना और एक बड़े प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में तैरना, इट रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच। सो नो द एग्जाम प्रॉपरली। जब किसी चीज को बहुत प्रॉपरली हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तभी तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, है ना। ठीक है जी ना। अगर मैं देखूं कि नीट 2022 में बॉटनी का लेवल कैसा रहा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। A few questions are difficult and they may seem tricky. Questions एनसीईआरटी में से ही पूछे गए, थोड़े बहुत एनसीईआरटी से बाहर थे। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस थी एनसीईआरटी की। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फैक्चुअल इन नेचर विद फ्यू कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ज्यादातर तो फैक्चुअल है। जैसे मैंने ये पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी? आंसर इज कोलेजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? ग्लाइसिन। तो यहां कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती, सिंपल फैक्ट बेस्ड चीजें थी। नीट 2022 का पेपर लेंदी रहा, स्टेटमेंट्स इतनी ज्यादा थी कि बच्चों को मुश्किल हुई उस पेपर को पढ़ने में। तो इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड चीजें भी एग्जाम में हो जाती हैं। होशियार से होशियार बच्चे भी जो थे, उनको 1 घंटे से ज्यादा लग गया बायो को सॉल्व करने में। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग? You must know this thing that you cannot predict everything with 100% accuracy. आप हर चीज को 100% accuracy के साथ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। कई अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो जाती हैं। लेकिन पिछले एग्जाम्स जितने भी हुए हैं, उनका इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद एक सही गुरु से, एक सही प्लेटफॉर्म पे हमें काफी हद तक बेहतरीन अंदाजा लग जाता है कि इस परीक्षा का लेवल ये है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। हमें अगर 360 में से 360 मार्क्स लाने हैं, तो हमें ऐसी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ज़ूलॉजी का लेवल, इट वाज मॉडरेट, लेंदी था। सर्टेन क्वेश्चंस अपीयर्ड टू बी इजी एट ग्लांस, एट द फर्स्ट ग्लांस, बट दे वर ट्विस्टेड एंड रिक्वायर्ड प्रिसीजन एंड फोकस ऑन द कीवर्ड्स। देखने में चीजें आसान लग जाती हैं, लेकिन अगर अच्छे से प्रैक्टिस ना करी हो ना, तो आसान से आसान चीज भी गलत हो जाती है। ठीक है, 360 में से 360 मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस भी उतनी ही चाहिए, राइट। पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अब करना क्या है। पहचान तो लिया कि मंजिल ये है, इसकी मुश्किलें ये है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाती है।
सारी चीजें जान ली, हमारे सामने खांचा खिंच गया, अब करना क्या है वो अभी वेबिनार में आगे आएगा, एंड तक आपने जुड़े रहना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा जुओलॉजी में, फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड द एप्लीकेशंस दे वर बियॉन्ड एनसीईआरटी। कुछ चीजें थी जो बियॉन्ड एनसीईआरटी थी, कोई वैल्यू ऐसी पूछ ली गई जो नहीं पता थी। तो कहां पे किस जगह पे थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना जरूरी है, वो भी जानना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस they were from एनसीईआरटी। 11th एंड 12th का इक्वल वेटेज था नीट 2022 में। बायोटेक्नोलॉजी हैज डोमिनेटेड स्ट्रांगली विद सो मेनी क्वेश्चंस। तो देखो, जेनेटिक्स का बेस अगर स्ट्रांग है तो बायोटेक स्ट्रांग होगा आपका। जेनेटिक्स का बेस स्ट्रांग तब बनेगा अगर सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, सेल साइकिल आपका स्ट्रांग है, सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, डीएनए टिप्स पे है, डीएनए का स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, एंजाइम्स के नाम याद है, जेनेटिक्स सही होगा आपका, बायोटेक्नोलॉजी में बेहतर करेंगे। तो चीजें इंटरलिंक्ड है। पेपर हाईली एनसीईआरटी सेंट्रिक था, दो तीन क्वेश्चन जो है इंटरलिंक्ड थे और थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी उसमें। अगर मैं पूरा एक ऐसे पाई चार्ट बना के आपको दिखाऊं नीट 2022 के पेपर का, तो आपके सामने ये चीजें आएंगी कि किस किस एरिया को कितने प्रतिशत के हिसाब से वेटेज दिया गया। राइट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को 12% वेटेज, बायोटेक्नोलॉजी आपने देखा 7%, प्लांट फिजियोलॉजी 10%, ह्यूमन फिजियोलॉजी 11%। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है। हम जिक्र कर रहे थे ना कि व्हाई बायोलॉजी सो इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ आया। बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 11th और 12th के सिलेबस में बहुत से चैप्टर्स आप ऐसे पढ़ेंगे जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एज इट इज आपके सामने आ जाएंगे। सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जितने भी चैप्टर्स हैं 11th के, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, सर्कुलेशन जो है, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीजें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इम्यूनोलॉजी, एमबीबीएस में पढ़नी है आगे जाके। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीजें आती है? एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में ही ग्रॉस एनाटॉमी आ जाती है, इसी में ही आ जाता है हिस्टोलॉजी भी, न्यूरो एनाटॉमी। तो मेरे बच्चे, अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रांग होगा बहुत ज्यादा, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपके इतने मजबूत बेस होगा, प्रोफेसर जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपकी टिप्स पे होगी चीजें। राजा हो गए आप क्लास के, देख लेना, ट्रस्ट मी। 25 साल हो गए लगभग मुझे पढ़ाते हुए, ये मेरा अपना अनुभव है। जो बच्चे एमबीबीएस कर गए, एमडी कर गए, एमएस कर गए, वो भी मैसेजेस भेजते हैं आज तक कि सर आपके जो नोट्स थे ना बायोलॉजी के, वो हमें बहुत काम आए। जितनी अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने पढ़ ली, आज हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। नीट पीजी तक की जब हम तैयारी करते हैं तो फिजियोलॉजी के फंडामेंटल्स के लिए बेसिक चीजें रेफर करनी पड़ जाती हैं। सो देखो, मल्टीपल थिंग्स आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट। It forms 50% of the total syllabus, right? In case of tie breaking, biology marks are given importance, and the chapters of biology, they form a base for the MBBS first year syllabus, right? आपके बहुत से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं वो भी साथ साथ लेता रहूंगा। एक बार मैं नजर डाल लेता हूं जी अपने फोन पे। सुरजीत रॉय ने कहा है जुओलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी कितना स्टडी करना होगा? आप ये चिंता पूरी मुझ पे छोड़ दीजिए। बहुत से बच्चों का ये सवाल होगा कि किसी बॉटनी में या जुओलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी कितना कितना जाना है। हैव फेथ ऑन मी, विश्वास है, ट्रस्ट है। ज्वाइन मी ऑन आकाश बाइजूस नीट यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़िए। बायोलॉजी की रणनीति जो हमारी सीरीज चल रही है बेटा, आप अटेंड करके देखिए एक बार उसके लेक्चर्स, दिमाग के कपाट खुल जाएंगे आपके। एनसीईआरटी तक कहां रहना है और किस जगह पे बियॉन्ड चले जाना है। आई विल डू दैट, आप मत टेंशन लीजिए। हैव फेथ ऑन द गुरु, हैव फेथ ऑन योर मेंटर, हैव फेथ ऑन योर टीचर। जिसके हाथों अपने आप को सुपुर्द कर दिया, सौंप दिया, तो छोड़ दो ना उस पे, आप चिंता मत लो उस चीज की। गुरलीन ने कहा है ऑल्सो सर आई हैव स्कूल एंड ट्यूशन, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। समय आपको स्वयं मैनेज करना पड़ेगा। आपका स्कूल कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे खत्म होता है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, फोकस्ड रहिए, डिटर्मिन्ड रहिए। आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे। एक जनरलाइज्ड टाइम टेबल अप्लाई नहीं होता सब स्टूडेंट्स पे। सबकी प्रॉब्लम, सबकी परेशानियां, सबके पास टाइम, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन, सबकी बातें अलग अलग हैं, सबके दुख दर्द अलग हैं, लेकिन राजा बेटा मकसद सबका एक है
है ना? तो उस मकसद तक पहुंचने के लिए एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना। Those students who have appeared in NEET 2022, कागज में लिख लो अपना, जो मैंने कहा था ना कॉपी पेन साथ रखना। Now write down what mistakes have you committed during NEET 2022, क्या गलतियां करी थी। जो इंसान अपनी गलतियां मान लेता है और उन्हें सुधार लेता है, उसे कभी कोई हरा नहीं सकता है, ये बात मान लीजिए। अगली बात मेरी, हाउ टू स्कोर 360 मार्क्स इन बायोलॉजी। पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए व्हाट ऑल यू कैन सेक्रीफाइस टू अचीव योर गोल। क्या क्या चीजें तुम छोड़ सकते हो। मुझसे तो तुम गुरु मंत्र मांग रहे हो, ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो कि हमें जो है 360 में से 360 चाहिए, बदले में क्या दोगे, क्या दे सकते हो इस ब्रह्मांड को, क्या चीजें अपनी गलत आदतें छोड़ सकते हो। नंबर वन, अगर नीट एस्पिरेंट से नीट अचीवर बनना है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सीखो। सोशल मीडिया एक औजार की तरह है। घर में चाकू होता है ना, छुरी होती है, सब्जियां काटते हैं जिससे। तो मैं कहूंगा घर में मत रखो, ये तो कोई पेट में मार लेगा, पेट में लग जाए, हाथ में लग जाए तो मर जाएंगे इससे। आप कहेंगे क्यों सर, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम कोई बेवकूफ हैं। हम उस चाकू का, उस शार्प वेपन का, स्कैलेपल का सही इस्तेमाल करेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट। सोशल मीडिया इज ऑल्सो लाइक अ शार्प वेपन, इट इज लाइक अ सोर्ड। तो गलत इस्तेमाल मत करो बच्चे, सही इस्तेमाल। आप मुझसे इस समय जुड़े हैं, ये भी तो एक सोशल मीडिया ही है ना? तो आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपके सामने एक ब्रह्मांड के रूप में उस मोबाइल फोन में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लॉट मेनी एप्स आर अवेलेबल। हाउ यू हैव टू यूज इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ योर एनर्जी। ये जो आयु होती है ना, 14-15 साल से लेकर के आप लगा लीजिए 30 साल की उम्र, 15 साल जो आपके पास होते हैं, 15 से 30 में कहूंगा, यू आर एट द पीक ऑफ योर एनर्जीज। अगर आपने इस समय अपनी एनर्जीज का सही इस्तेमाल नहीं करा, तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। कहते हैं जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों के सपने पूरे करने में मदद करते हैं। बाद में फिर क्या होता है, आप कहीं भी कोई भी जॉब ज्वाइन करें जो आपको नहीं भी पसंद थी, किसी और के यहां आप नौकरी कर रहे हैं, मामूली सी जॉब भी है, तो वो तो उस इंसान का सपना है ना जो तुम पूरा कर रहे हो जरिया बन के। तुमने अपना सपना तो पूरा करा ही नहीं। कड़वी बात है लेकिन सच है, जो इंसान अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों के सपने पूरा करने के लिए उनका जरिया बनते हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ योर एनर्जीज, अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू चैनलाइज दीज एनर्जीज। सो आपको मुझे ये वादा करना होगा कि सर मैं ये चीजें सेक्रीफाइस कर सकता हूं या कर सकती हूं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं। मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, पार्टीज, कम से कम पार्टीज, ये जो आपने सोशल ग्रुपिंग्स बना रखी हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब नहीं आया अभी तक मेरे फ्रेंड का, फेसबुक पे मेरी फोटो को उसने लाइक नहीं करा है, इंस्टाग्राम पे मैंने कब से ये पोस्ट डाला है, इस पे तो 15 लाइक ही आए हैं। दिस ऑल यू हैव टू स्टॉप। मेरे उस फ्रेंड का बर्थडे है, हमें तो वहां जाना ही पड़ेगा, मौसी के बेटे की शादी है, वहां भी जाना है, नहीं, ये एक तपस्या है। संन्यास ले लो बाकी सारी चीजों से। समझ जाओ, बिना मरे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। सोना गोल्ड जब तपता है तो कुंदन बनता है। यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑल दिस थिंग्स। यू कैनॉट बी सो मल्टी टैलेंटेड कि नीट एस्पिरेंट से नीट अचीवर आप ऐसे ही बन जाएं, आप सोशल मीडिया पे भी छाए रहे। बहुत से बच्चों को शौक चढ़ जाता है, अपना टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, मेरे अपने नोट्स है मैं सबके साथ शेयर करूंगा। मैंने देखा है मेरे टेलीग्राम पे भी हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से कितने बच्चे अपने टेलीग्राम का लिंक बना के भेजेंगे कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, देखो मेरे ये नोट्स है, ये तुम भी देखो। भाई सोशल मीडिया स्टार बनने में अभी बहुत उम्र बाकी है आपकी। प्लीज फॉर गॉड सेक फोकस ऑन व्हाट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। जो सपना है उसे साकार करने के लिए जुटो, आलतू फालतू की चीजों में ध्यान मत दो, पछताना पड़ेगा जीवन भर। कितनी भीड़ नजर आ रही है आपको इस समय? 19 लाख के करीब कैंडिडेट्स नीट की परीक्षा के लिए रजिस्टर करते हैं, 16 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं। नीट 2023 में यह संख्या बढ़ के और ज्यादा हो जाएगी। तो मैं कैसे अचीव करूं 360 में से 360 अंक बायोलॉजी में? यस, कर सकते हैं, समय है आपके पास। आपको क्या क्या चाहिए? नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सो यू आर एंजॉइंग द सेशन, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। एंड तक बने रहना सबने, मेरी एक एक बात आपके दिल तक उतर जानी चाहिए।
क्या है की इंग्रेडिएंट्स? 25 साल के करीब का टीचिंग अनुभव है, पूरा निचोड़ बना करके आपको सौंप रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, दिल तक उतरना चाहिए आपके। की इंग्रेडिएंट्स पॉइंट नंबर 1, राइट गुरु। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु गोबिंद दोनों खड़े मैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोबिंद दियो मिलाए। कहने का अर्थ क्या है? एक सही और सच्चा गुरु ही आपको आपके मकसद तक ले जा सकता है, चाहे वो मकसद परमात्मा से मिलने का रहा हो जब ये शब्द लिखे गए, चाहे वो मकसद एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो। ठीक है जी। सो राइट गुरु का चुनाव करना है, वो कैसे करना है? आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई अ राइट गुरु, कि ये सही है ये गलत है ना? सोशल मीडिया का जमाना है, सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज मिलेंगे, बट बुद्धि है ना आप में? होमोसेपियंस है ना आप? क्रेनियम के अंदर ब्रेन है ना, गायराए सल्काए हैं आपके पास, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं आपके ब्रेन में, तो इतनी समझ आप रख सकते हो कि सही का चुनाव कैसे करना है। मैं आपको वो पॉइंट्स बता दूंगा कैसे करना है चुनाव। अगली बात, की इंग्रेडिएंट में अगली बात, नो योर सिलेबस। आपका सिलेबस आपकी टिप्स पे होना चाहिए। राइट माइंडसेट। भैया ये राइट माइंडसेट क्या है? कौन सा अनोखा माइंड लगाना पड़ता है बायो में 360 लाने के लिए? आई विल टेल यू व्हाट इज दैट राइट माइंडसेट। सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए, सब बताऊंगा आपको मैं, एंड तक बने रहना। अगला, राइट स्टडी मटेरियल। 4 बातें। तो आप जो नोट्स कर बना रहे हैं अभी मेरे इस वेबिनार के, जो पॉइंट्स लिख रहे हैं, पहला आपने लिखा राइट गुरु, दूसरा आपने लिखा नो योर सिलेबस, तीसरा आपने लिखा राइट माइंडसेट, और चौथा है राइट स्टडी मटेरियल। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं कि ये राइट गुरु, सही गुरु का चुनाव कैसे करें। आप ये पॉइंट स्क्रीन पे पढ़िए, मैं अगला सवाल ले रहा हूं। रघुल कह रहे हैं सर हाउ शुड वी स्टडी बॉटनी देयर एंड हाउ कैन वी रिमेंबर सो मेनी टर्म्स? लिख लिख के चीजें याद होंगी, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। कोई मुश्किल चीजें हैं, प्लांट फैमिलीज याद नहीं हो रही, सोलानेसी फैमिली के कैरेक्टर्स याद नहीं हो रहे हैं, एनिमल किंगडम की एग्जांपल्स याद नहीं हो रही, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सिटाकुला किसका नाम था, नियोफ्रॉन किसका नाम था, एस्टीरियस क्या है, यूरेलिया क्या है, मैं बताऊंगा ये कैसे याद होंगे। एक अनुभवी गुरु आपको ये बता सकता है। सो हाउ टू सिलेक्ट द राइट गुरु? नंबर 1, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मैटर्स। ट्रस्ट मी, कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है बात, पर ये फैक्ट है। जब आप कोई सर्जरी कराने के लिए भी डॉक्टर का चुनाव करते हैं, खुदा न खास्ता आपके माता पिता को, आपको या भाई बहन को किसी को जरूरत पड़ी कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है, कोलेलिथियासिस कहते हैं, जिसके लिए गॉल ब्लैडर काट के निकालना पड़ता है, कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है जी। आपके पिताजी की आयु है 55 ईयर्स, आप अपने पिताजी से बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी करते हैं, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि सचिन सर आप मुझे ना एक अच्छा डॉक्टर बताइए, मेरे फादर को सर्जरी करवानी है। तो मैं कहूंगा हाँ हाँ बेटा, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, अभी अभी वो एमबीबीएस करके निकले, एकदम फ्रेश ग्रेजुएट है, अभी अभी एमबीबीएस करके निकले हैं, एकदम फ्रेश ग्रेजुएट है, आप उनसे सर्जरी करा लो। बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, आप उनसे सर्जरी करा लो। आप मुझे कहेंगे नमस्ते सर, गलत गाइड मत कीजिए, मेरे पिताजी की जिंदगी का सवाल है, एक ऐसा सर्जन आप मुझे दे रहे हो जिन्होंने एक भी सर्जरी परफॉर्म नहीं करी सक्सेसफुली, जिनके पास अनुभव ही नहीं है, हम उनके पास कैसे चले जाएं? हमारे जीवन का सवाल है। तो राजा बेटा, जब अपने कैरियर का सवाल देखते हो तब गलती क्यों करते हो? कैरियर भी तो बहुत बड़ी चीज है ना। आप अपने आप को सौंप देते हो एक कम अनुभवी, कम क्वालिफाइड शिक्षक को, ये आपकी गलती है, क्योंकि आप प्रभावित किससे हो जाते हैं? आप बातचीत करने के तरीके से प्रभावित होते हैं। राइट जी। डू नॉट बी फूल्ड बाय अपीयरेंसेस, एसेंशियल टीचिंग मेथड्स आर क्रूशियल। कोई जोक्स क्रैक कर रहा है क्लास में, कोई बड़ी मीठी बातें करता है, किसी के सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी फोटोग्राफ्स है, आप वहां पथ भ्रमित हो गए, ये नहीं होना है। हाउ टू चूज अ राइट गुरु में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वालिफिकेशन मैटर्स, एक्सपीरियंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि 10 साल से कम का अनुभव तो कतई ना हो, जिसे आप गुरु धारण करें, उनका क्वालिफिकेशन के बाद 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, इतने रिजल्ट प्रोड्यूस हो चुके हैं उनके एफर्ट से, केवल एक टीचर ही रिजल्ट नहीं ला सकता, बच्चे की अपनी कड़ी मेहनत होती है एक बेहतरीन रिजल्ट लाने में, उसके पेरेंट्स का साथ होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर रिजल्ट लाती हैं, लेकिन उस टीचर का कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों के सक्सेसफुल होने में रहा हो, ये जानिए, ये चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है जी। देन A strict teacher might be the one who will pave the path for your achievement. मैं कड़वा हूं कई बातों में, और भी टीचर्स होते हैं, मैंने देखा मेरे अपने कई गुरुजन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, हमें बड़ा डर लगता था, बुरा लगता था तब, लेकिन आज वो चीजें याद आती हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री मुझे मेरे प्रोफेसर ने पढ़ा दी वो मेरी उंगलियों पर रटी हुई है। जो भी चीज आप पूछना चाहे मिनटों में आपको जवाब दे सकता हूं। कड़वी एंटीबायोटिक के डोज लिए हैं तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, ट्रस्ट मी। तो राइट गुरु का चुनाव करना है, ये तो आप समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नो योर सिलेबस। भाई अपना सिलेबस जान लीजिए। एनसीईआरटी पूरी 11th की एज वेल एज 12th की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ना जगह जगह सोशल मीडिया पे सर्च नहीं करना है, गूगल पे व्हाट इज नीट सिलेबस, हैज द सिलेबस बीन चेंज, ये वो, नथिंग। जब आपने राइट गुरु का चुनाव कर लिया तो ये गुरु का उत्तरदायित्व है, ये गुरु की ड्यूटी है कि अगर कोई नीट के सिलेबस में पैटर्न में बदलाव आते हैं तो वो आपको बताएंगे, है ना। अगर आप मुझे गुरु धारण कर रहे हैं तो मेरी ये ड्यूटी बन जाती है आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रखना। चलो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, भैया ये चैप्टर 11वीं के हैं, ये चैप्टर 12वीं के हैं। बड़े बड़े बच्चों का सवाल होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में फ्रॉग आता है कि नहीं आएगा, नीट में कॉकरोच कर लें हम, अर्थवर्म आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ना है। एनसीईआरटी में दिया है अर्थवर्म भी और फ्रॉग भी, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन नीट, ट्रस्ट मी। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से, पिछले सालों के पेपर उठाइएगा, फ्रॉग में से बिडर्स कैनाल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड, यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ। लिमिट योरसेल्फ से मेरा मतलब क्या है, इतना एक्सटेंसिव हो जाती है बायोलॉजी कई बार कि पेरीफेरी से चीजें बढ़ते बढ़ते इस हद तक चली जाती हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। बायोलॉजी में फिजिक्स की तरह लॉज नहीं होते, रूल्स नहीं होते। बायो में अगर आप एक बात कह रहे हैं कि भाई बर्ड्स दे फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं, तो सारे बर्ड्स उड़ते हैं? नहीं। ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, कैजोवेरी नहीं उड़ते हैं, ये एक्सेप्शन है ना। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, एक्सेप्शन होगी। सो देयर सो मेनी एक्सेप्शंस इन बायोलॉजी। आप रीजनिंग लगा के, लॉजिक्स लगा के, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बायो में नहीं कर सकते। इसलिए बायोलॉजी के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। सिलेबस बहुत वास्ट है, डू नॉट गेट कैरिड अवे, घबरा नहीं जाना है उस चीज से। व्हाट नॉट टू स्टडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को मैंने देखा है कि भाई एनिमल किंगडम जब पढ़ने लगते हैं तो फाइलम पढ़ लिए, फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम के बाद उनकी क्लासेस पढ़ने बैठ गए। फाइलम पॉरीफेरा में क्लासेस हैं, क्लास कैलकेरिया, क्लास एग्जैक्ट एनेलिडा, क्लास डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया के ऑर्डर्स तक पढ़ डाले, होमोसीला, हेट्रोसीला, है ना। एग्जैक्ट एनेलिडा में आगे पढ़ लिया एम्फीडिस्कोफोरा, ये वो ब्ला। नॉट रिक्वायर्ड। जब आप इधर उधर की किताबें पढ़ेंगे ना, इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। प्लीज, व्हाट नॉट टू स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आलतू फालतू की चीजों को याद करने के चक्कर में ब्रेन को आप इतना बर्डन कर देंगे कि शायद आप एक सिंपल एग्जांपल जो एडेम्सिया दी हुई है निडेरिया फाइलम में, वो आप भूल जाएं। मिएंड्रीना का नाम आप भूल जाएं जब आप 15 कोरल्स के नाम याद कर रहे हैं बैठे हुए। डोंट डू दैट। Your guru will tell you that what you have to study and what you don't have to study, but you have to follow your guru, you have to trust your guru। तो यहां पे हमने ये बात सीखी कि हमें अपने आप को लिमिट रखना है, हमें ये मान के चलना है ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, ये नहीं पढ़नी है, ये रिक्वायर्ड है, ये पढ़नी है। आगे देखते हैं जी ना। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स चाहिए बायो में, हमें बुक्स बता दो। एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, शायद कोई लिमिट ही नहीं है। जितने अक्षर है ना एनसीईआरटी में 11वीं 12वीं में, उतनी किताबें हैं, उतने ऑथर्स हैं। आए दिन आपको नई किताब मिलेगी। आप डालेंगे ना गूगल में बेस्ट बुक फॉर नीट, तो हर जगह लिखा आ जाएगा एज पर द लेटेस्ट सिलेबस बाय एनटीए, अपडेटेड। ये वो कुछ अपडेटेड नहीं होता, कुछ लेटेस्ट सिलेबस इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिशर्स पिछले सालों की किताबों का फ्रंट कवर जो होता है वो चेंज करके ऊपर लिख देंगे कि भाई इसमें ये हुआ है। नहीं, इतना ज्यादा एफर्ट कोई नहीं करेगा आपके लिए नई किताब चंद महीनों में कोई लिख दे। इट इज नॉट पॉसिबल। एफर्ट कहां होगा, जब आप एक राइट गुरु के सानिध्य में है, एक राइट गुरु की परवरिश में है, तब आप ये सारी चीजें जो है वो समझ पाएंगे कि भाई सही सिलेबस में सही रेफरेंस मटेरियल क्या होना चाहिए। तो टाइप्स क्या है बुक्स की, चलो अगर हम देखें कि कितने तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए। थ्योरी बुक चाहिए, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने,
एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आने चाहिए, ताकि भाई जो एमसीक्यू करे हैं कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि मैं पिछले सालों के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूं। वो भी कर लिए। सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। कहानी यही नहीं खत्म हो जाती कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बैठे, आराम से किताब ली, चिल्ड आउट वे में बैठे हैं, टिक मारते गए, कॉफी पीते गए, साथ साथ हो गए क्वेश्चन प्रैक्टिस। नो, अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में ढाल के प्रैक्टिस कीजिए जो आपने एक्चुअली फेस करना है। 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पूरे उसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में 3 घंटे तक कहीं हिलना नहीं है। बैठ जाएंगे आप लेकर के और वो पूरा फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट में फुल सिलेबस टेस्ट भी करने होते हैं, पार्ट सिलेबस भी करने होते हैं। जैसे लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक पेपर कंबाइंड कर लिया, फिर हमने प्लांट किंगडम के अलग से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर भी करें, एनिमल किंगडम के भी करें। अब आप सारे चैप्टर का एक मॉक टेस्ट दीजिए। कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हम उसमें ज्यादा नंबर ले आते हैं, लेकिन जब आप सारे चैप्टर्स को मिलाकर के मॉक टेस्ट देंगे ना, जैसे अगर मैं आपका टेस्ट लूं लिविंग वर्ल्ड का तो आप टॉप कर जाएंगे। अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपका टेस्ट लूं तो हो सकता है कि आपके 100 में से 80 नंबर आ जाएं, प्लांट किंगडम में 100 में से 70 आ जाएं, एनिमल किंगडम में 100 में से 85 आ जाएं। और जब मैंने सारे चैप्टर्स का एक मॉक टेस्ट लिया 3 घंटे का, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो आप देखना कि 100 में से हो सकता है 65 नंबर, 65 लाना मुश्किल पड़ जाए। तो अभ्यास उसी तरह से करना है, अपने आप को उन्हीं कंडीशंस में ढाल के। मैं आपको बताऊं कि थ्योरी में क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है। अगला क्वेश्चन भी मैं लेना चाहूंगा जी साथ के साथ। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं। आयुष मित्तल कह रहे हैं सर बायोलॉजी में मॉक टेस्ट में एक मैक्सिमम प्लेट्यू आ जाता है, 290 से 300 मार्क्स वो ला पाते हैं, पर फ्लक्चुएट करते हैं मार्क्स, इसको 340 तक मैं कैसे पहुंचाऊं? कितनी भी कोशिश कर लूं मैं सिली मिस्टेक्स कर जाता हूं। नहीं होनी चाहिए सिली मिस्टेक्स। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। आप क्या गलती कर रहे हो, कौन सा एरिया आपका वीक है, क्या आपको कंसेप्ट समझने में गड़बड़ है, या आपको एग्जांपल्स याद नहीं होती? 5-6 अगर मैंने एनिमल्स के नाम दे दिए और पूछ लिया कि कौन सा इनमें से एनालिडा का मेंबर नहीं है, आप वहां गड़बड़ कर रहे हो, तो इसका मतलब है मेमोरी रिटेंशन में गड़बड़ हो रही है। लिखिए, उसे लिख लिख के याद कीजिए। मैं आपको सही तरीका बताऊंगा नोट्स बनाने का। Let's come to the books. NCERT lays the foundation for the basics upon which the concepts can be built. So 11वीं की एनसीईआरटी, 12वीं की एनसीईआरटी, दोनों किताबों की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी भी पीडीएफ जो है इसका एनसीईआरटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। आपके लैपटॉप में भी होना चाहिए अगर आपके पास लैपटॉप है, नहीं तो आपके पास जो फोन है, फोन में सॉफ्ट कॉपी भी हो, क्योंकि कई बार ना क्विक रेफरेंस चाहिए होती है। मान लीजिए आप कहीं गार्डन में बैठे हैं, थोड़ी देर है ना, चाय पी रहे हैं, और एकदम से दिमाग में कोई बात आ गई, अरे यार इसका आंसर क्या था, वो कौन सा प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट है बायोस्फीयर में, तो उस समय एनसीईआरटी तो हैंडी नहीं है, हाथ में एनसीईआरटी तो नहीं थी, फोन तो है ना हाथ में हर घंटे, जल्दी से हम वो पीडीएफ खोलेंगे, हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जाएंगे, जूम करेंगे और पता चल जाएगा रुबिस्को, राइबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर है। तो एक हैंडी सोर्स, क्विक हैंडी सोर्स एनसीईआरटी का पीडीएफ आपके फोन में होना चाहिए। About 85 to 95% questions are directly asked from NCERT. Agreed. The same can be analyzed from the previous year papers. मेरी बात पे ना यकीन हो, पिछले सालों के पेपर्स देख लो, आपको पता चल जाएगा। एनसीईआरटी सिंपल है, एकदम कंसाइज थ्योरी है, ठीक है जी। 340 नंबर तक तो आराम से आ जाएंगे आपके, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो। आप कह रहे हो कि सर हमें तो 360 चाहिए, हमें तो 360 चाहिए, तो फिर हमें तो कुछ विशेष करना होगा। मैं बताऊंगा। But for the edge required in competitive exams like NEET, extra effort is needed. लिखो, जो तुम अभी नोट्स बना रहे हो ना, मेरे इस वेबिनार का जो आप एक पेज तैयार करोगे, पूरा निचोड़ निकालोगे कि डॉक्टर सचिन ने क्या क्या कहा है, उसमें एक बात लिखो, रीडिंग एनसीईआरटी सेंसिबली सिंसियरली कैन गिव यू 340 मार्क्स। रीडिंग डज नॉट मीन कि पढ़ के ऐसे बोल के सुना दिया, है ना, बर्ड्स बिलोंग टू क्लास एव्स, बर्ड्स हैव स्केल्स ऑन देयर लेग्स, इट इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। मैंने कई बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ते देखा है ना, बर्ड्स हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसीज पर यूनिट ब्लड। हो तो गई रीडिंग, हमने रीडिंग कर ली, मम्मी को बोल दिया हमने रीडिंग कर ली एनसीईआरटी की, 4 बार रीडिंग कर ली, 5 बार। अरे मेरे भोले बच्चों, इस रीडिंग करने से कुछ नहीं हो रहा, ये तो खबरें पढ़ रहे हो तुम ना, ये तो तुम्हारी आंखों ने देखा, दिमाग के थ्रू होते हुए जुबान तक आया और तुमने बोल दिया, रिटेन थोड़ी हुआ, है ना। सो रीड करके
रिटेंशन बना के उसकी, और श्योर हो कि रिटेन हो गया है, उसके लिए लिखो लिखो। कागज कलम का साथ मत छोड़ो। बिना लिखे अगर आप चीजें याद कर रहे हो, आप एक डेट्रीमेंटल पाथ पे हो। बायोलॉजी विल ब्रेक यू एट टाइम्स, इतना हल्के में मत लेना। आंखों में से आंसू निकल आएंगे कई बार जब प्लांट मॉर्फोलॉजी की एग्जांपल्स याद करने बैठोगे। किसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, वेलवेट कहां है। अरे भैया कैसे याद रखें, मुश्किल पड़ जाता है। रहेगा याद, पहले रीड करो, रिटेन करो, मेमोराइज करो, लिखो, लिख लिख के याद हो गया। अपने आप की परीक्षा लो। कोई दूसरा दोस्त है, कोई फ्रेंड है जो वाकई ही नीट के लिए सिंसियरली तैयारी कर रहा है, उससे बातचीत करो, एक दूसरे से सवाल पूछो। हाँ भाई आप मुझे बताइए एल्वियोलाई में कौन सा एपिथेलियम होता है। दूसरा सवाल, आप मुझे बताइए कौन सा वो एंजाइम है जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को अनकॉइल करता है। क्वेश्चन आंसरिंग सेशंस होने चाहिए आप में, है ना। उससे एक प्रतिस्पर्धा बनती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। अपना सर्कल ऐसे लोगों का बना करके रखिए जिनका गोल कॉमन है। अगर आपका सर्कल ऐसे लोगों का है जिनके गोल जिंदगी में अलग हैं, तो फिर आप ये गलती कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा उनसे दोस्ती तोड़ दो, दोस्ती रखो, रखो वो जरूरी है, लेकिन एक लिमिट पर, है ना। आपका जो मकसद है उससे तो नहीं भटकना चाहिए। वो डिसीजन तो आपने लिया है, तो आपका वो सर्कल भी वैसा होना चाहिए, लाइक माइंडेड लोगों का होना चाहिए। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं पढ़ने के बाद, फिर प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की, वो बड़ा जरूरी है। एक्स्ट्रा एज क्या होगा हमारे लिए, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली। ये तो आप सबने एक एक बात नोट करके चलनी है। राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी राइटिंग। जो नहीं भी लिख रहे थे ना, ये बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू रीड एनसीईआरटी, ये रही जी एनसीईआरटी की किताब मेरे सामने है ना, ये रही। चलो मैं पढ़ने जा रहा हूं फाइलोटैक्सी। मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। It usually is of three types: alternate, opposite, world. ये कोई पढ़ने का तरीका है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो साइलेंटली उस सेंटेंस को पढ़िए। हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली बता रहा हूं। सबसे पहले साइलेंटली उस चीज को पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ये कि एक ब्लैक एंड व्हाइट किताब है, अगर कलर्ड डायग्राम्स भी हैं तो वो कलर्ड डायग्राम्स ना इतने अच्छे नहीं है। हमारे ब्रेन को आदत होती है खूबसूरती की, हर चीज को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया हो। अगर यही सेंटेंसेस कलर्ड होते, अगर लिखा होता फाइलोटैक्सी इज ऑफ टू टाइप्स, ऑल्टरनेट, वर्ल्ड, है ना, और एक एक वर्ड को कलरफुल किया होता, अलग तरीके से दिखा देते, तो ये आंखें जब उसे देखती, दिमाग ज्यादा देर तक रिटेन करके रहता। पैराग्राफ की जगह हमारा ब्रेन जो है वो फ्लो चार्ट्स को याद रखता है, डायग्राम्स को याद रखता है, माइंड मैप्स को याद रखता है। तो एनसीईआरटी के जो बड़े बड़े बोरिंग पैराग्राफ्स कई जगहों पे आ जाते हैं, उनको रिटेन करके रखना मुश्किल होगा। So the question is, we have to convert the information given in NCERT into a presentable form, into a beautiful form, in the form of flowcharts, diagrams, mind maps, without twisting the words. जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है एनसीईआरटी की, वो एज इट इज रहनी चाहिए। You can use different colors for highlighting. You have to solve all the questions given at the end of the chapter. चाहे एनसीईआरटी के पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, वो भी, उसके भी क्वेश्चन आपकी टिप्स पे होने चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू हैव टू रीड द समरी विच इज गिवन एट द एंड। चैप्टर के एंड में ना समरी दी होती है ना। और जैसे मैं यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, एंड में समरी है। बच्चे अक्सर ये समरी छोड़ देते हैं कि भाई इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, चैप्टर ही तो पढ़ लिया, वही बातें लिखी होंगी। ऐसा नहीं होता। कई बार समरी में ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी बातें अलग से मेंशन्ड है जो मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। So be very careful about this thing, that you have to read the summary also given at the end of the each chapter. ठीक है जी, क्लियर हो रहे इतने पॉइंट। So this is the way how to read the NCERT effectively. मैं एक सवाल और लूंगा। सृष्टि कह रही है, how many days and months should we keep for final revision for NEET? बिल्कुल, फाइनल रिवीजन के लिए कितना समय, देखो मैं फाइनल रिवीजन उस चीज को मानूंगा जब सारा सिलेबस कर लिया है, सारी चीजें टिप्स पे हैं, और अब मैंने एक बार बैठ जाना है और रखने हैं नोट्स अपने सामने, और फटाफट देखते जाना है कि एक एक चीज मुझे आती है। कोई क्वेश्चन करते समय कोई नई वैल्यू पता चली थी, नई बात पता चली थी, वो ऑलरेडी मेड नोट्स पे एक अलग कलर से हमने नोट किए हुए हैं।
तो वो फाइनल रिवीजन कहलाता है। बायो का अगर कोई मुझे कहे कि भाई मेरा सारा सिलेबस तैयार है, हर चीज टिप्स पे है सर, और मेरा जो नीट का पेपर है वो मान लीजिए हम एक रैंडम डेट लगा लेते हैं कि जून के पहले हफ्ते में है अगले साल में, वैसे मई के पहले हफ्ते में हो जाता है सन 23 में, मई फर्स्ट वीक में हो जाएगा, चलो मान लीजिए कि जून में, तो मैं कितने दिन दूं फाइनली बायो को? तो मैं कहूंगा कि बेटा कम से कम 10 दिन, 10 डेज बायो की फाइनल रिवीजन के लिए जरूर रखना, जितने भी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है पहले, और बस आपने एक तरह से कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक वाली बात करनी है। नाउ वन मोर थिंग, मैंने कहा एनसीईआरटी को इफेक्टिवली पढ़ने के लिए ये सब करना पड़ेगा। अब अगर आप ये सारी चीजें खुद करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या कहीं से हमें ये सब करा कराया मिल जाएगा? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पे एनसीईआरटी को इतना इफेक्टिवली ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करके दिमाग के अंदर डाल दिया जाए कि वो निकल ना पाए उससे बाहर, और तभी निकले जब जरूरत पड़े नीट का पेपर देने की? तो यस, देयर इज अ प्लेटफॉर्म। मैंने आपको पहले भी बोला, बायो की रणनीति के नाम से जो सीरीज चल रही है हमारे आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे अटेंड कीजिए। आप देखिए दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, कैसे हमने एनसीईआरटी के एक एक सेंटेंस को हाईलाइट करके, कलर करके, फ्लो चार्ट्स बना के, माइंड मैप्स बना के, चैप्टर का ओवरव्यू बना के, डायग्राम्स कलर करके आपको दिखाए हैं कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। नीट 2022 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए जी एनसीईआरटी से? अबाउट 80 प्लस क्वेश्चंस इन बायोलॉजी वर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। 5 questions were not exactly from NCERT, but related concepts were given in the book. The question comes, NCERT पढ़ ली तो MCQ कहां से प्रैक्टिस करें? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें कहां से करने हैं कि 360 मार्क्स आ जाएं? अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। हमारा जो आकाश बायजूस का टेलीग्राम ग्रुप है, आकाश बायजूस का टेलीग्राम, 2 ग्रुप्स हैं। एक तो बायो की रणनीति का टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपके साथ शेयर करता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी शेयर करता हूं। मैं आपको कोई अलग बुक क्यों नहीं बता रहा, बुक्स तो बहुत अवेलेबल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, बट द प्रॉब्लम इज आंसर्स बहुत जगह गलत मिलेंगे, बहुत सारे इररेलीवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। ये इतना इररेलीवेंट क्वेश्चन ये क्यों पूछ लिया गया, ये तो मुझसे हो नहीं रहा, मेरी तो तैयारी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं ऑथेंटिक सोर्स आपको बता रहा हूं कि आप आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल पे जुड़िए। यहां पे आपको एकदम ऑथेंटिक, बिल्कुल सही सटीक क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन से? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी, एंड जो प्रीवियस ईयर्स के लिए आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो भी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है जी। इट इज सिंपल, बायो की रणनीति, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, तो आप इसके जरिए टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारा आकाश बायजूस का एक और भी टेलीग्राम ग्रुप है, आपने वो भी ज्वाइन करना है। आप हमारा चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे वहां पे आपको ये सारे लिंक जो है मिल जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। मैं साथ साथ क्वेश्चन भी ले रहा हूं, एक चीज और देख लीजिएगा, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स देना बड़ा जरूरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गए, वेरी गुड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आ गया। अब दे दो भैया मॉक टेस्ट पेपर, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर अकेले नहीं बैठ के दिया, बाकियों के साथ तो कंपेयर करके देखा नहीं। आपके तो आगे 720 में से मान लीजिए जी 615 नंबर, लेकिन उतने पे रैंक क्या बैठ रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो आपको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए आपको एक ऑल इंडिया लेवल पे कंपीट करना है, एक बहुत बड़ा विशाल समंदर है, तो ऑल इंडिया रैंक भी तो पता करना है ना अपना। ऑल इंडिया रैंक पता करने के लिए आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, जहां पे आपको पता चलता है कि लाखों बच्चों में से आप स्टैंड कहां करते हैं, है ना? अकेले में तो आप फन्ने खा बन सकते हैं, 10 बच्चों में, 15 बच्चों में, अपने स्कूल में आप टॉपर हो सकते हैं, अपनी कॉलोनी के आप टॉपर हो सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के आप टॉपर हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने स्टेट के टॉपर हो, लेकिन क्या आप ऑल इंडिया टॉपर हैं ये कैसे पता चलेगा? सो यू कैन ज्वाइन अ गुड टेस्ट सीरीज। आई कैन सजेस्ट हियर यू टू ज्वाइन दी आकाश बायजूस टेस्ट सीरीज। वन मोर थिंग, जब आप क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस करें ना तो ओएमआर शीट्स पे कीजिए। नॉर्मली तो क्या है, हमारे सामने कागज है, हम टिक मारते रहते हैं उस पे। बेटा होता क्या है, जब हम फाइनली नीट की परीक्षा देंगे तो वहां पे जो क्वेश्चंस हमने करने हैं, वहां वाले क्वेश्चंस जो हैं बच्चे, उनका आंसर ओएमआर शीट पे देना है। कई बच्चों को अभ्यास नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती उस चीज की, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ओएमआर शीट कहां से मिलेंगी? आप गूगल में से सिंपल एक पैटर्न डाउनलोड कर लीजिए, आराम से मिल जाएगा, फोटोकॉपीज करा के रखिए। जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो आप खुद गोले भरिए,
गोला भरना भी एक प्रैक्टिस है, वो भी आपको आनी चाहिए। उसमें भी समय लगता है ना? नीट के एग्जाम में जितने घंटे मिलते हैं उससे ज्यादा टाइम नहीं आपको लगाना, आपको उस चीज का अभ्यास होना चाहिए। मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा कि कंप्लीट 360 डिग्री एनसीईआरटी कवरेज जो हम आपको दे रहे हैं आकाश बायजूस यूट्यूब चैनल पे बायो की रणनीति के जरिए, ये आप सीरीज जरूर जरूर अटेंड कीजिए हमारे चैनल पे ना। अपने आप से एक सवाल पूछिए, what I am doing today, is it getting me closer to what I want to be? जो भी चीज आप दिन भर करते हैं, रात को सोने से पहले ना जरा अपने आप से सवाल पूछा कीजिए। जब आप बेड पे लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो सवाल कीजिए कि दिन भर में जो आज मैंने करा, मैं सुबह सो के उठा या सो के उठी, मैंने क्या क्या करा है? जो जो मैंने करा है, क्या वो सही करा है? कि जो मेरा गोल है, जीवन का मकसद है, ये मुझे उसकी तरफ ले जा रहा है या नहीं? अगर आपने जो कुछ भी करा है और वो आपको आपके गोल की तरफ नहीं ले जा रहा, तो आप गलत हैं। और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपसे नहीं हो पा रही, रात को सोने से पहले जरूर अपने अंतर मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि मुझे ये चीजें करनी है। कल मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। कल मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के 15 न्यूमेरिकल करने ही हैं। मान लो आप अगले दिन नहीं भी कर पाए, अगले दिन फिर सोते समय यही बात दोहराइए अपने मन में। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सुनता रहेगा और आपको वो तैयार कर देगा ऐसा ही कुछ करने के लिए। ट्रस्ट, ये आप अपना के देखिए एक ट्रिक की तरह। ठीक है जी? राइट नाउ, how you have to practice the objective questions, very important. To get 360 marks in biology is easy, but it requires a strategy. Read the questions very carefully. ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी होती। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, अंडरलाइन कर लीजिए। स्टेप वाइज अप्रोच रखिए आंसर्स को, आंसर तक पहुंचने के लिए। यू हैव टू मेमोराइज ऑल द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन इन एनसीईआरटी, साइंटिफिक नेम्स ऑल्सो। अब आपको क्या करना है कि भाई जो आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आपको साथ के साथ जो होता है एक ऐसा भी हैंडी नोट्स बनाने चाहिए जिसमें आप ये बातें लिख लें कि किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? विटेकर ने। स्पीशीज टर्म किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। मीजल्सन एंड स्टॉल का कंट्रीब्यूशन क्या है? वॉटसन एंड क्रिक का कंट्रीब्यूशन क्या है? जितने भी साइंटिस्ट के नाम है, एक पूरी लिस्ट आपके पास हैंडी होनी चाहिए क्विक रेफरेंस के लिए। अलग अलग कलर्स का यूज कीजिए नोट्स बनाने के लिए। अपने सब्जेक्ट से एक प्यार होगा ना, जब आपको मोहब्बत होगी, तो फिर आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अंदाजे लगाने भी छोड़ दीजिए। कई बार मैंने देखा है बच्चे ना बिना वजह के गैस मारने लग जाते हैं, वो गलत हो जाता है। जब आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होंगे ना, तब आप थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए, रिस्क ले लीजिए। जब आपको किसी क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस में आपको लग रहा है कि भाई ये आंसर होगा या ये होगा, तब आप रिस्क मत लीजिए। 2 ऑप्शंस में अगर आपको गड़बड़ हो, तब आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कृष नाम के स्टूडेंट ने पूछा है, व्हाट डेडलाइन शुड वी सेट टू कंप्लीट द सिलेबस? नीट एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले तो हर हाल में कंप्लीट सिलेबस विद फुल सेटिस्फेक्शन आपका खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद का समय जो है वो आपको रखना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। एज इट इज सेड, practice makes a man perfect, so keep revising the things. किसी भी चीज को बायो में हल्के में नहीं लेना है। बायोलॉजी कैन ब्रेक यू एट टाइम्स, सो हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट। देखिए कितनी खूबसूरत स्टेटमेंट है, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। अगर टैलेंटेड लोगों ने कड़ी सख्त मेहनत, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क नहीं करा, अगर टैलेंटेड लोगों ने हार्डवर्क नहीं करा, तो हार्ड वर्क वाले टैलेंट को बीट कर जाएंगे। तो आप में से जितने भी लोग अपने आप को धुरंधर समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप पछताएंगे। मेकिंग नोट्स इज नॉट स्टडिंग। समझ लीजिए, नोट्स बनाना स्टडिंग नहीं है, रादर स्टडिंग इज द रिवीजन एंड मेमोराइजेशन दैट फॉलो मेकिंग द नोट्स। एक बार नोट्स बना लिए, अब उन्हें याद करा अच्छे से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, मेमोरी में उसे रिटेन कर लिया, वो है स्टडिंग। ठीक है जी? स्टडिंग के अलग अलग, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लर्निंग होता है। कंसेप्ट को समझा, दिमाग में बैठ गया, लेकिन हो सकता है चीजें रिलेट नहीं हो पा रही हूं, याद नहीं है। पॉरीफेरा तो मैंने आपको पढ़ा दिया,
पोर बियरर एनिमल्स होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ज्यादातर मेरीन होते हैं, कुछ एक फ्रेश वाटर भी होते हैं। फ्रेश वाटर की एग्जांपल स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जेस के केस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज नहीं होते, सेंसिटिविटी होती है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। मान लो मैंने ये सारी बातें आपको बोल के 10 मिनट में बताई, आप कहेंगे हाँ समझ आ गई। मैंने 15 मिनट बाद पूछा अच्छा गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ स्पॉन्ज व्हिच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो आप कहेंगे अरे पढ़ा तो था, आपने बताया है सर, लेकिन ना हमें वो नाम याद नहीं आ रहा। तो अब यहां पे सेकंड स्टेज आती है इम्बिबिशन, राइट, कि वो चीज दिमाग में बिठानी है। अब उसके लिए क्या है, जो सर ने बोला था उसके जो नोट्स बने थे उन्हें याद करो। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला 10 बार लिखो। साइकन स्काइफा ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउन स्पॉन्ज, राइट, ये सब चीजें लिखो, है ना। यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, लिखो ये नाम, तब जाके याद होंगे। दैट इज स्टडिंग। So making notes is not studying. Studying is revision and memorization that follows making the notes. You should make flow charts to prevent mental diarrhea. Mental diarrhea का मतलब होता है इतने विचार दिमाग में आ रहे हैं, डायरिया की तरह की चीजें रिलेट ही नहीं हो पा रही, तो प्रॉपर फ्लो चार्ट्स बना के चलो, है ना। जैसा मैं आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाता हूं, तो मैं बताता हूं लिविंग वर्ल्ड में 4 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 व्हाट इज लिविंग, नंबर 2 बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नंबर 3 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, नंबर 4 टेक्सोनोमिकल एड्स। तो हमने ये डब्बे बना लिए, एक चार्ट बना लिया। व्हाट इज लिविंग में क्या क्या पढ़ना है, नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 कॉन्शियसनेस। ऐसा ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर में किन किन के बारे में याद रखना है, एनसीईआरटी ने क्या क्या चीजें कही है, एक फ्लो चार्ट बना लो पूरा, है ना। आसान हो गया तरीका, ब्रेन को सहूलियत हो गई चीजों को याद रखने के लिए। समझे आप मेरी बात। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलिए अपना, आपकी एक अच्छी दिनचर्या होनी चाहिए, एक अच्छा महसूस करें आप जब सुबह सो के उठे, आपको पता हो कि पूरा दिन मैंने कैसे बिताना है। ऐसे ही नहीं है रैंडमली ये किताब उठा ली, अच्छा चलो बायो पढ़ लेता हूं आज, अच्छा चलो अब थोड़े से केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर लेता हूं, अरे केमिस्ट्री से बोर हो गया, चलो फिजिक्स का उठा करके मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लूं। नहीं, ऐसे हे वे ऐसे नहीं चलना है। मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, खूबसूरत सा टाइम टेबल हो, आपके मम्मी पापा को भी आपका टाइम टेबल पता हो, है ना, आपके दोस्तों को भी पता हो, ताकि आपको कोई बिना वजह परेशान ना करे। फाइंड आउट योर बेस्ट टाइम फॉर स्टडिंग। कई बच्चों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कई बच्चों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। मैं अपनी जिंदगी में कभी रात में नहीं पढ़ा, मुझे नींद आ जाती थी भैया, 10 बजे मैं तो सो जाता था। बहुत जल्दी सुबह उठ करके भी पढ़ना मुझे नहीं पसंद। दिन वाले टाइम में सूरज की रोशनी में मैं पढ़ लूंगा। कई बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती, घर के हालात ऐसे नहीं हो सकते, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको अपना कंफर्ट लेवल देखना है कि किस समय पे आपके लिए बेस्ट समय है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, सोशल मीडिया का आलतू फालतू इस्तेमाल नहीं करना, डिस्ट्रैक्शन को जितना ज्यादा अवॉइड कर सकेंगे वो आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है जी, एक शीट बना लो कि क्या क्या चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एक शीट बना लीजिए क्या क्या चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मोहम्मद आयान ने पूछा, एक सवाल ले रहा हूं, इज इट नेसेसरी टू लर्न द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन गिवन बिफोर एवरी यूनिट इन बायोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। सपोज लिविंग वर्ल्ड है, क्लास 11th वाला, सबसे पहले जैसे ही आप पन्ना खोलेंगे ना, अर्नस्ट मायर के बारे में बातें लिखी हुई हैं। अर्नस्ट मायर का जन्म कहां हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, कौन कौन से इनाम उन्हें मिले, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी उन्हें कहा जाता है। तो ये बातें आपको पढ़ना जरूरी है। हाँ, किसी साइंटिस्ट की जीवन जन्म तिथि और मृत्यु आप बेशक ना पढ़ें, लेकिन अगर उस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जैसे अर्नस्ट मायर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, तो ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो जरूरी है। हर यूनिट से पहले आपको एक वैज्ञानिक के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो यू हैव टू डू दिस। क्लियर हो गया जी। ब्रेक टाइम। आप कहेंगे सर इतना पढ़ लिया, आप तो कह रहे सारा दिन पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ते रहो, हमारे जीवन में हमारी जिंदगी में तो फिर कुछ रखा ही नहीं है, ऐसे तो हम सारी उम्र पढ़ते रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप पढ़ाई कीजिए, बीच बीच में ब्रेक्स भी लीजिए। अगर आपकी एक सिटिंग कॉन्टिन्यूसली 1.5 घंटे की है, ठीक है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, है ना। ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन पे बातें करने लग गए एक दोस्त से, उसने कोई इधर उधर की बात बता दी, है ना, तो वहीं पे टेंस हो गए और बाकी का टाइम खराब। नहीं, ब्रेक लेना, मन को शांत करना, है ना, आलतू फालतू बातें नहीं करना। कभी कभी दिन में मौन रहना प्रैक्टिस कीजिए। किसी दिन कोशिश कीजिए कि मैं 20 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, या बोलूंगी, चुप रहूंगा, बिल्कुल चुप। किसी दिन कोशिश कीजिए आधे घंटे तक चुप रहना है, मुंह बंद रखना है। आपको बोलना कम है और सुनना ज्यादा है ना। या आप उन 20 मिनट में मौन रह के सिर्फ पढ़ लीजिए, बोलिए मत।
ज्यादा नहीं बोलना है। ज्यादा बोलने वाले लोग ज्यादा गलतियां कर जाते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर आप तो कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं। भाई मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं ये वेबिनार आप लोगों के लिए ले रहा हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं तो आप तक बात कैसे पहुंचेगी। तो ब्रेक्स आप जरूर लीजिए, और एक अच्छा स्लीपिंग शेड्यूल होना चाहिए। अगर नींद अच्छी नहीं आती है ना इंसान को, तो दिन भर थकावट महसूस होती रहती है, आंखें सूजी रहेंगी, मूड इरिटेटेड रहता है, खाने को मन नहीं करता। तो आपका स्लीपिंग शेड्यूल अच्छा होना चाहिए, बेहतर। अगर आप दिन के टाइम पे भी, दोपहर में भी आपको लगता है आधा घंटा पौना घंटा सोना है मुझे, जिसे पावर नैप कहते हैं, उससे मुझे ज्यादा स्फूर्ति आ जाएगी, तो प्लीज गो अहेड विद दैट। यू कैन डू दैट। ये जनरल बातें, आप कहेंगे इनका 360 से क्या रोल है? इनका है, अगर आपका सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है जी, सारी चीजें रिलेटेड हैं। अब देखो, खाने पीने की कितनी बढ़िया बड़ी चीजें आपके सामने रख दी। टेक हेल्दी मील्स। कई बच्चों को होता है भाई, सुबह उठे मम्मी 4 पराठे बना दो बढ़िया से आलू के, ढेर सारा मक्खन रख देना, मीठी लस्सी बना देना, आज तो मुझे बहुत पढ़ना है। आप आलू के पराठे, लस्सी और साथ में मक्खन, और आप सोच रहे हैं आप एक्टिव रहेंगे? आई एम सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ सारा खून भाग जाएगा, ब्रेन की तरफ नहीं जा पाएगा। सो प्लीज मेरे बच्चे ध्यान दीजिए। हालांकि ब्रेन रिक्वायर्स अ कांस्टेंट ब्लड फ्लो 720 ml पर मिनट के हिसाब से, लेकिन हमें थकावट, नींद आने लग जाती है ना, खाना खा के आलस आ जाता है, अब सो जाओ। तो हेल्दी डाइट, हल्का खाना, है ना, लेकिन संतुलित आहार, डाइट पे भी फोकस करिए, ये भी बड़ा जरूरी है। जब आलतू फालतू के वीडियोस और देख रहे होते हैं ना यूट्यूब पे, तब आप ये ढूंढ लेना कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हेल्दी डाइट क्या होती है। एंड हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू हेल्दी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। सोशली भी हेल्दी बनिए, सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। कोई अच्छा नहीं लग रहा तो बात करना बंद कर दीजिए बेशक, लेकिन अगर बात करिए तो अच्छे से करिए। ठीक है मेरे बच्चे जी, राइट। सो कोशिश करके अगर थोड़ी बहुत मेडिटेशन भी आप कर पाए ना, ये भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। चाहे 5 मिनट से शुरू करो, एकाग्रचित होकर के, शांत होकर के, प्रकृति के करीब महसूस कीजिए। कभी गार्डन में, लॉन में बैठे हैं, पेड़ पौधों को करीब से महसूस कीजिए, जमीन के साथ जुड़िए। जीवन में कितने भी ऊंचे बन जाओ, लेकिन अपने पैर जो है वो हमेशा जमीन पर रखना मेरे बच्चे। अब ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि भाई 360 मार्क्स में से 360 मार्क्स लाने के लिए सारी तैयारियां हमने कर ली नीट एग्जाम से पहले, लेकिन कहीं नीट एग्जाम वाले दिन कोई गड़बड़ हमसे ना हो जाए, तो वहां भी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं। आने वाले वेबिनार्स में आप लोगों के साथ वो भी मैं डिस्कस करूंगा। क्विकली बता दूं कि टेस्ट की लोकेशन पे जब नीट का एग्जाम होता है, आपको समय से जल्दी पहुंचना होता है। आपका सीटिंग ऑर्डर आपको देखना है। शीट में जब आप बबलिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। उस सब्जेक्ट से आप शुरू कीजिए जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। सो देयर सो मेनी डूज एंड डोंट्स व्हिच यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर डूइंग द एग्जाम। ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने आने वाले सेशंस में। ठीक है जी, क्लियर है मेरे बच्चे? सो एक बात, एक निचोड़ निकल के आता है, दैट कंसिस्टेंसी इज द की। आपको लगातार अपने गोल की तरफ, अपने मकसद की तरफ जुड़े रहना है। एक सवाल है अमन आनंद का, 715 मार्क्स आने में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? मेरे राजा बेटा, ये तो ये डिपेंड करता है कि 715 से ऊपर वाले कितने हैं। आप कहेंगे इससे ऊपर कौन होगा? किसी के 720 हुए, और अगर 100 लोगों के 720 आ गए, 100 पीपल है, चलो एक रैंडम एग्जांपल है, नीट 2023 में बहुत से बच्चे जिनके 720 720 720 हैं, है ना, जनरल कैटेगरी वाले, और वो सारे के सारे एम्स दिल्ली में आना चाहते हैं। क्या 100 का 100 बच्चा एम्स दिल्ली में आ जाएगा? नहीं पॉसिबल। तो बच्चे आप जो कह रहे हैं ना 715 में कौन सा मार्क्स मिल जाएगा, ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है। ये हम तब बता सकते हैं जिसके इस साल में 715 नंबर आए हैं, और उससे ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, या 715 वाले ही और कितने कैंडिडेट्स हैं। देन वी कैन सी कि भाई एम्स दिल्ली मिल सकता है, मौलाना आजाद मिल सकता है, किंग जॉर्ज मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। ये सब तो बात की बातें हैं। ठीक है मेरे बच्चे? सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वेबिनार। हमें आपके मैसेजेस का, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं ही नहीं बल्कि आकाश बायजूस की बेहतरीन फैकल्टीज रेगुलर आपके साथ रहते हैं। और बायो की रणनीति जो मैंने बताई है, वो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा टू गेट 360 मार्क्स इन बायोलॉजी। चलिए,
अब आपसे विदा लेते हैं, आपको नमस्कार कहते हैं। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वेबिनार में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।